नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के बारे में। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल साधारण से शब्दों में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्लाइड पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली वो आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हम साधारण से शब्दों में चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है वो तो आपको दिख रहा है, आप इनके नोट्स बना ही लोगे। तो बात करते हैं सबसे पहले, पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई एनजीटी जो है वो कब आया। तो एनजीटी एक्ट बना था 2010 में, ठीक है, 2010 में बना था। इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई गई जिसको हमने क्या कहा, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बेसिकली इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई जिसको हमने कहा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब बनाई गई? 2010 में। किस एक्ट के अंदर बनाई गई? एनजीटी एक्ट 2010। ये पॉइंट हमारे दिमाग में यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये स्पेशल एक्ट है, केवल केवल जो इन्वायरमेंट को फोकस करके बनाया गया है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा तीसरा देश था जिसने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल एक्ट बनाया। इससे पहले तक केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही दो ऐसी कंट्री थी जिन्होंने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट के लिए स्पेशल कोई एक्ट बनाया हो। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की यानी कि विकासशील देशों की, तो भारत पहला एक ऐसा देश है जिसमें कि ये इस टाइप का कोई भी इन्वायरमेंट के लिए एक्ट बनाया गया हो, ठीक है दोस्तों। अब ये एक्ट जो है, इसके अंदर ये इन्होंने प्रावधान रखा है कि कोई भी केस होगा वो हमने 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल करना है। जब कोई केस यहाँ पे फाइनल होगा तो वो आपने 6 महीने के अंदर अंदर सोल्व करना होगा। बहुत ही बड़ी बात है। भारत जैसे देश में जहाँ पे करोड़ों केसेस पेंडिंग है, वहीं पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ये स्पेशलाइज्ड आपकी बॉडी है, इसने कहा है कि भाई कोई भी अपील होगी उसको आपने 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर देना है, उसका निपटारा कर देना है। इसका जो मुख्यालय है बेसिकली, ठीक है, वो दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, यानी कि अगर हम मेन प्लेस यानी कि मुख्यालय को इंक्लूड करें तो केवल 5 ऐसी जगह है जहाँ पे एनजीटी की सीटिंग होती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक आपको एनजीटी के बारे में हमने बताया है कि एनजीटी क्या है, कब आया, किस एक्ट के अंदर आया और उसका मुख्यालय कहाँ पे है और कितनी जगह पे उसकी सीटिंग होती है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं एनजीटी के? तो वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सोचे गए होंगे जब भी ये एक्ट बनाया गया होगा, बट जो मेजर इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में भी बताया था कि भाई हमने इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए स्पेशली कोई एक्ट बनाया है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट कुछ डैमेज कोज कर देता है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके लिए कंपनसेशन का प्रावधान इसमें रखा गया है, ठीक है, कि भैया आपको कंपनसेशन मिलेगा अगर आपको कुछ नुकसान हुआ हो, ठीक है।
या ये कहिए किसी भी इंडस्ट्री को ये कहा गया भाई देखो कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर तो कोई डैमेज करता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पहले कोर्ट में जाते थे, तो उनको हैंडल करने के लिए भी एक अलग से ये एक्ट है। तो इसके जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला तो भाई आपके जितने भी केसेस हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड आप वो देखेंगे। कंपनसेशन का जो आपका इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप अगर किसी को डैमेज करोगे तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, और इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो भी ये हैंडल करेगा। ठीक है, तो आई थिंक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्रिस्टल क्लियर अब हो गए होंगे। जो पहला ऑब्जेक्टिव है फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं, अगर कोई उनका पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पहला पॉइंट लिखा गया है। दूसरा और तीसरा तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे और पहले में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा क्लियर किया है कि एक तो डिस्प्यूट होगा और दूसरा होगा कि अवहेलना करना किसी भी चीज़ की, कि भई ये कोई लॉ है, एक्ट है, आप उसको नहीं मानते हुए या उसको इग्नोर करते हुए कुछ काम करते हो, लाइक दैट। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ी सी। तो इसमें पूरे स्ट्रक्चर में आपका एक चेयरपर्सन होगा और दूसरे अदर मेंबर होंगे और एक्सपर्ट मेंबर होंगे, और जितने ये मेंबर बनेंगे ये केवल 5 साल के लिए अपनी कुर्सी पे रहेंगे, यानी कि इनकी जो नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगी, वो 5 साल के लिए होगी और ये दोबारा से नियुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार जो आपका चेयरपर्सन बनेगा या मेंबर बनेगा या एक्सपर्ट मेंबर बनेगा, वो केवल 5 साल के लिए अपनी कुर्सी को होल्ड करेंगे और 5 साल के बाद में वो दोबारा से एलिजिबल नहीं रहेंगे कि उनका दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो सके। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, सपोज करो आपने कोई एक्सपर्ट मेंबर बना दिया, वो केवल 5 साल के लिए है, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगा कि भाई तो नेक्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट आएगी तो तेरे को दोबारा से नियुक्ति दे देंगे, लाइक दैट। सिंपली एक बार आप नियुक्त होंगे, 5 साल के लिए काम करेंगे, उसके बाद में जयराम जी की हम दूसरा एक्सपर्ट देखेंगे। अब ये जो नियुक्ति होगी, बेसिकली हम चेयरपर्सन की बात करें तो ये करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके लिए ये हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के उनसे सलाह लेंगे। ठीक है, तो ये नियुक्ति की बात कर ली कि भाई चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और कैसे करेगी वो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगी, उसके बाद में उसकी नियुक्ति कर देगी। इसके अलावा एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, और वो सिलेक्शन कमेटी भी कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और वो सिलेक्शन कमेटी जो बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो डिफरेंट अदर मेंबर्स और अपने एक्सपर्ट मेंबर की नियुक्ति करेगी। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भाई सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस की सलाह पे एक चेयरमैन बना दिया, एक कमेटी बनाई गई, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, और वो कमेटी जो है वो चयन कर रही है, सेलेक्ट कर रही है एक्सपर्ट और अदर मेंबर को। पूरी टीम में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुल टाइम मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं रहनी चाहिए स्ट्रक्चर में, कि 10 कम से कम 20 ज़्यादा से ज़्यादा फुल टाइम मेंबर होंगे कमेटी, इसमें आपके पैनल में। पैनल को सिलेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। चेयरपर्सन कौन नियुक्त करेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगा। कैसे नियुक्त करेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा। ये हुई स्ट्रक्चर की बात। अब आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो बहुत ही कम ऐसी कंट्री हैं
जिनमें इन्वायरमेंटल कोड सिस्टम है। ठीक है, जैसे हमने पहले ही स्लाइड पे बात की थी कि भारत तीसरा ऐसा तो ओवरऑल देश में से एक है और पहला विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री है जिसने इस टाइप की अलग से इन्वायरमेंट के लिए कोड बनाया हो। तो इससे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने इशू हैं वो डायरेक्ट एक कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए कोर्ट अलग बन गया है भाई। ठीक, अब पूरा का पूरा आप देखेंगे कि भाई एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कि इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो इससे एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसके डेवलपमेंट के लिए क्लियर पाथ हमने डेवलप कर दिया कि भाई अगर इन्वायरमेंट को कुछ प्रॉब्लम होगी तो सीधा इस कोर्ट में जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे ऐसे आपके इन्वायरमेंट रेगुलेटर अथॉरिटीज़ थी जिनके ऊपर कोई भी कोर्ट पहले नहीं था। जब से 2010 में ये एक्ट बना है इनके ऊपर एक कोर्ट बैठ गया है। ऐसा नहीं है कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ भी अपनी आंख बंद करके अपने निर्णय ले लेगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अब हो सकता है अगर कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ गलत करती है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं और एनजीटी जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर उस केस को सोल्व करेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, इन्वायरमेंट के जितने भी कैसे केस होते थे वो आपके डायरेक्ट हमारे जो लीगल कोर्ट हैं जो सारे के सारे न्याय देखते हैं वहाँ पे जाते थे और डिले होते रहते थे। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल बनाए गए हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी अब हम मद्देनज़र रखते हुए जल्दी से जल्दी इनको अचीव कर सकते हैं कि भैया अगर उनसे रिलेटेड कोई भी आ, ऐसा गलत काम हो रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या किसी भी नियम की अवहेलना हो रही है तो उसके अगेंस्ट आपके पास में अलग से एक कोर्ट है। तो जब बहुत सारे इन्वायरमेंट के जो मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, उनके लिए अलग से एक कोर्ट बन गया तो जो हमारे रेगुलर कोर्ट हैं लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर से जो है वो बहुत सारा बर्डन हमारा जो है वो हट गया है। तो ये हुई इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर आप पावर की बात करो, शक्तियों की बात करो तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, पावर हैं जो हमें इसमें एनजीटी में दी गई हैं। बट सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी एनजीटी आपको निर्णय देगी तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा और जितने भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके सिद्धांत हैं, बेसिकली प्रिंसिपल हैं, उनको ध्यान में रख के वो अपना डिसीजन देगा। तो अगर कोई आदमी, जैसे मैंने बताया इससे पहले भी कि आ, किसी भी इन्वायरमेंट के लॉ की अवहेलना करता है तो उसके अगेंस्ट आप इस कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसी आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है तो उसके कंपनसेशन के लिए आप जा सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट इलीगल काम कर रहा हो तो उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। तो ये सारी के सारी अधिकार जो हैं आपको इस मतलब आपको एनजीटी के अंदर इनको दिए गए हैं। बट जो आपके सिविल प्रोसीजर कोड हैं शायद 1908, हाँ, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है उसमें जो आपको राइट्स दिए गए हैं या उसकी जो न्याय प्रक्रिया है अगर मैं इसको कहूँ उसको का पालन करने के लिए एनजीटी जो है वो बाध्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई बहुत सारे हमारे ऐसे आ, जैसे कि कोर्ट में हम किसी भी केस को लेके जा सकते हैं बट ऐसा नहीं है। एनजीटी में हम बेसिकली क्या प्योरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे केसेस हैं उनकी ही हियरिंग होती है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एनजीटी काम करता है, उन्हीं के पे डिसीज़न लेता है, उन्हीं के लिए कोई भी वो आदेश देता है या जो कुछ भी वो देगा वो बेसिकली आपके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देगा। तो इसके अलावा एनजीटी में पेनल्टी लगने का भी एक प्रावधान है कि भाई वो
जेल भी भेज सकता है आपको। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए किसी को जेल भेजा जा सकता है, जो कि आपका 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आप पे फाइन लग सकता है, और ये जो फाइन है ये 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा आपको फाइन और जेल दोनों चीज़ हो सकती हैं। ये सब जो है वो आपका जो ये एनजीटी है ये कर सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई एनजीटी ने जो आदेश दिया है, ये जो डिसीज़न दिया है वो सही नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट, यानी कि एनजीटी के अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। बट इसके लिए एक निश्चित अवधि रखी गई है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने जो है अपील कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। डेफिनेटली आप इनको तो पढ़ ही लोगे, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं इस चीज़ को सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे पर्यावरण के संबंधित कानून हैं जिनके मामलों की सुनवाई जो है यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सारे ऐसा नहीं है कि जितने भी कोई कोई काम करेगा, लाइक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मैंने एक बताया है आपको कि उससे संबंधित जिसमें इस कोड के अंदर जो एक आपका जस्टिस प्रोसेस है उसका पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। बट कौन से ऐसे आपके कानून हैं जिनके तहत जो है आपकी सुनवाई एनजीटी करेगा? फॉर एग्जांपल आपके वाटर एक्ट, ठीक है, 1974, 1974। इसके अलावा आपका वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, इसको 2002 कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये 2002 है। ठीक है, 2002। तो ये सारे के सारे ऐसे पर्यावरण के संबंधित 7 एक्ट हैं जिनके मामलों की सुनवाई जो है वो एनजीटी करता है। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमने बात की है, टू द पॉइंट। इसी टाइप के या इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत सारे एनजीटी ने ऐसे जस्टिस दिए हैं दोस्तों। रिसेंट जजमेंट, ठीक है, रिसेंट नहीं है बट कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं जो हमारे आसपास के हैं। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हरिद्वार में, ठीक है, मेरे पास ही है, तो लोग जाते हैं ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के लिए। तो वहाँ पे जो कैंपिंग होती थी वो पोल्यूशन क्रिएट करते थे। बहुत सारे नॉर्म्स गाइडलाइन जो थे उनका पालन नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए एनजीटी ने कहा है कि भाई जो आपके जो कैंपिंग एरिया है गंगा में, वो उन्होंने 60 मीटर की दूरी पे तक जो आपका शिवपुरी टू ऋषिकेश का इन्होंने ये कहा है, शिवपुरी टू ऋषिकेश 100 मीटर के अंदर का जो एरिया है ड्यूरिंग द लीन सीजन, वो राफ्टिंग जो है वो बैन कर दी है। ठीक है, पूरा का पूरा आप ये केस देख लेंगे। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए दिल्ली में इन्होंने एक जजमेंट दिया है कि भाई कंप्लीट सीपीसीबी और दिल्ली पोल्यूशन की जो कंट्रोल कमेटी है वो मिल के इंस्पेक्शन करेंगी और देखेंगी कि कैसे वो बायोमेडिकल वेस्ट जो है हैंडल कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, और कैसे उनके जो इफ़ेक्ट हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट, उनको कैसे वो लिख रहे हैं या नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, किस टाइप से वो बेसिकली इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। और इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली में किसी भी प्रकार के वेस्ट की बर्निंग पे बैन लगा दिया है। गार्बेज हो गया, ल्यू प्लास्टिक वेस्ट, रबड़। ठीक है, एनसीआर के एरिया में आप इनको बैन नहीं कर सकते हो, क्योंकि लगभग इनका कहना है कि 30%, 30% जो पोल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है आपके बर्निंग ऑफ वेस्ट की वजह से। तो इन्होंने कहा है कि इसके लिए आप पे फाइन लग सकता है,
कंप्लीटली बैन इन्होंने किया है। लगभग 5,000 रुपये तक का फाइन आपको मिलेगा अगर कोई किसी भी टाइप की ओपन बर्निंग करता हुआ हमारे एनसीआर के एरिया में दिखाई दिया। तो इस टाइप से बहुत सारे, ये तो 3 मैंने वैसे ही जजमेंट निकाल के लिख दिए हैं यहाँ पे। वैसे ही का मेरा मतलब है कि जो मेरे आसपास के कुछ जजमेंट हैं, वरना ओवरऑल इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट इन्होंने दिए हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लिए हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट को देखते हुए इन्होंने फ़ाइन लगाए हुए हैं। ठीक है, तो 2010 के आसपास की हमने बात की जब आया, और कैसे इनकी पावर हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, पूरा हमने बात किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट बात की है, ज़्यादा हमने घुमा फिराने की कोशिश यहाँ पे इसलिए नहीं की क्योंकि हमारा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईएएस की बुक लेके बैठे हुए हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक ऐसे लिखने में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस अपने माइंड में रखते हुए टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, बुक पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, कंपटीशन बुक से ही निकलते हैं दोस्तों। बट अपनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई हमें ऐसे नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा हमारा। तो प्लीज़ जिस भी बुक से आप पढ़ें, हाईलाइट करके पढ़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि भाई इस पे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और हमें ये पॉइंट तो एग्जैक्टली, ये डाटा तो, ये लाइन तो एज सच याद करनी है दोस्तों। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप, मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप लोगों के साथ में है। प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, कैसे मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।